नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में कल हमने टॉपिक शुरू किया था मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ के गोहिल वंश का सामान्य परिचय कल की क्लास में हमने पूरा कर लिया। उसके संस्थापक कौन थे और उसके अलावा मेवाड़ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब हमने कर लिया। आज हम मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे। शासक का नाम है बप्पा रावल। तो आज हम बप्पा रावल को शुरू करते हैं, मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण शासक। तो देखिए, जैसे हमने बात की गोहिल वंश का संस्थापक गोहिल या गोहिलोत या गुहादित्य, वैसे ही प्रश्न बनता है कि गोहिल वंश का हम एक एक लाइन के अनुसार इसका प्रश्नों का आंसर निकालेंगे। तो इसे हम पहली बात कहेंगे गोहिल वंश का। कौन से वंश का भाई? गोहिल। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? बप्पा रावल। जैसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि गोहिल वंश का स्थापना करने वाला कौन और वास्तविक संस्थापक कौन, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि किसी ने स्थापना की लेकिन किसी ने उस वंश को स्थायित्व दिया। दूसरा प्रश्न की बात करें, इसे हम गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक के अलावा हम बात करें मूल नाम। यानी कि इतिहास में ऐसा वर्णित है कि बप्पा रावल जो है वो इनकी उपाधि है, तो इनका मूल नाम कुछ और है। मूल नाम है काल भोज। इनका मूल नाम क्या है भाई? काल भोज। काल भोज नाम है। ऐसा इतिहास में कुछ जगह इतिहास में ये भी कहा है कि काल भोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ जगह कहा गया है, हम या ज़्यादातर इतिहासकार माने कि बप्पा रावल का ही मूल नाम काल भोज है और बप्पा रावल क्या है? उनकी उपाधि। तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक। नेक्स्ट बात करें हम उपाधि। उपाधि बप्पा रावल। अब ये परीक्षा का प्रश्न है कि हम ये बात कर रहे हैं कि काल भोज इनका नाम है, तो फिर इनकी उपाधि बप्पा रावल है, तो किसी ने दी होगी या धारण की होगी, क्या मतलब होगा? तो देखिए, इनकी उपाधि जो बप्पा रावल है ये इनके गुरु ने दी। इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। क्या नाम है भाई? हरित ऋषि। और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था। तो बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि, और कहा जाता है कि हरित ऋषि जो थे उनकी गायें चराया करते थे और उनकी गायें चराते चराते ही उन्हीं हरित ऋषि के आशीर्वाद से शासक बने। तो मूल नाम कालभोज, उपाधि बप्पा रावल और गुरु का नाम हमारे सामने आएंगे। यानी कि हरित ऋषि जो हैं वो इन्होंने उपाधि दी और ये उनके क्या थे? गुरु। बप्पा रावल के क्या हैं भाई? गुरु। इसके अलावा हम बात करते हैं बप्पा रावल की और क्या क्या बातें हैं। इन्होंने उदयपुर के एक स्थान है, स्थान का नाम है कैलाशपुरी। उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ का मंदिर उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है एकलिंगनाथ का मंदिर। ये जो एकलिंगनाथ हैं ये इनके, हम बात करते हैं इनके क्या हैं? ये कुल देवता, गोहिल वंश के कुल देवता, गोहिल वंश के शासकों के कुल देवता। अब ये जो बप्पा रावल है या बप्पा रावल के बाद के सभी शासक जो हैं गोहिल वंश के शासक, वो अपने आप को मेवाड़ का शासक नहीं मानते। वो मेवाड़ का शासक एकलिंगनाथ को मानते हैं। एकलिंगनाथ को ही मेवाड़ का वास्तविक शासक मानकर शासन करते हैं। मेवाड़ का वास्तविक शासक किसे माना जाता है? एकलिंगनाथ को। जबकि स्वयं जो शासक हैं, जैसे ये शासक है बप्पा रावल, ये स्वयं को राज्य का दीवान मानते हैं, स्वयं को राज्य का दीवान मानकर शासन करते हैं। जबकि एकलिंगनाथ को उस राज्य का वास्तविक शासक मानते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रत्येक काम करते हैं। तो ये इनके कुल देवता भी हैं।
अब अगर कुल देवता भी हैं तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं कुल देवी की। कुल देवी, इनकी कुल देवी जो है उनका नाम है बाण माता। बाण माता इनकी कुल देवी हैं। और अब प्रश्न ये बनता है कि वो कहाँ है। जैसे हमने बात की बप्पा रावल की, हम बात कर रहे थे। बप्पा रावल उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया। जिस समय वो हरित ऋषि की गायें चराया करते थे, उस समय ऐसे कहावत मिलती है कि एक गाय जो है वो शाम को आकर दूध नहीं देती है, तो उसका आरोप बप्पा रावल पर लगता है कि इस गाय का पूरा दूध बप्पा रावल पी जाता है चोरी छिपे। तो वो आरोप को स्वीकार नहीं करते हैं और उसकी खोजबीन करते हैं। तो देखते हैं कि गाय चराने जाते हैं, तब सभी गायें एक साइड में जा रही हैं, एक गाय एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने आप दूध गिरता रहता है। बप्पा रावल ने उस गाय को पहचाना, उसे हटाया, उस जगह को साफ किया तो पाया वहाँ पर एक शिवलिंग मिला। वो शिवलिंग है वो कौन है? एकलिंगनाथ, यानी कि एकलिंगनाथ शिव जी का मंदिर है। उस मूर्ति को उठाए और उठाकर वो कहाँ पहुँच गए? उदयपुर के कैलाशपुरी में। और उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवा दिया। ये एकलिंगनाथ इनके क्या है? कुल देवता। तो इनकी कुलदेवी कौन है? बाण माता। और बाण माता का मंदिर जो है वो कहाँ है वर्तमान में? चित्तौड़ में। कहाँ है भाई? चित्तौड़ में। और एक मंदिर जो है वो है केलवाड़ा। ये दो मंदिर हैं बाण माता के। तो इनकी कुलदेवी बाण माता और इनके कुलदेवता एकलिंगनाथ। राज्य में कोई भी काम करते हैं तो एकलिंगनाथ से आशीर्वाद लेकर करते हैं। जैसे हम बात करें, भगवान राम को जब वनवास दिया गया था तो उनके छोटे भाई भरत शासन कर रहे थे, तो वो राजगद्दी पर भगवान राम की चरण पादुका रखकर और उन्हीं के आशीर्वाद से शासन कर रहे थे। ऐसे ही गोहिल शासक जो हैं वो एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से शासन करते हैं। और आशीर्वाद लेना, यानी कि एकलिंगनाथ का आशीर्वाद लेना कहलाता है आसका लेना, या क्या कहलाता है? आसका। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि एकलिंगनाथ इनके राज्य क्षेत्र में या इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। जो इनके कुल देवता हैं, कुल देवी है बाण माता। तो एकलिंगनाथ का मंदिर कैलाशपुरी में और बाण माता का मंदिर एक है चित्तौड़ में और एक है कहाँ? कैलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा हम बात करें, बप्पा रावल जो है उन्होंने 734 में, कब भाई? 734 में। जैसे इनकी शासन प्रक्रिया की बात करें तो इनका शासन शुरू हो गया 734 में और लगभग शासक रहे 753 तक। 734 से 753 तक शासक रहे। इस गोहिल वंश को स्थायित्व देने का कार्य बप्पा रावल ने ही किया है। किसने किया भाई? बप्पा रावल ने। इसलिए इनका नाम मिलता है। तो 734 में इन्होंने 734 में हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ को जीता। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ को जीता। इस समय चित्तौड़ के शासक, देखो हम ये जानते हैं चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था, यानी कि वो मौर्य साम्राज्य के अधीन है। पर इस समय जो है वो चित्तौड़गढ़ में चित्रांगद मौर्य ना होकर चित्तौड़गढ़ के शासक जो थे उनका नाम था मान मौर्य। क्या नाम है भाई? मान मौर्य। यानी कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ मौर्य वंश के शासक किससे जीता? मान मौर्य से जीत लिया। जीतने के बाद हरित ऋषि ने अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपनी राजधानी। और हरित ऋषि ने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? नागदा को। किसे बनाया? नागदा को। तो इसे हम कहेंगे मेवाड़ की प्रथम राजधानी। मेवाड़ की प्रथम क्या है भाई? राजधानी। हमारे पास प्रश्न बनेगा कि मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा है, हम ये जान गए, पर उसे बनाने वाला कौन है? उस पहली राजधानी को बनाने वाले कौन है? बप्पा रावल। या इनकी प्रथम राजधानी क्या है? नागदा, उदयपुर में है। उसके अलावा हम बात करें बप्पा रावल के काल में
कहा जाता है बप्पा रावल एक बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति हैं। कहते हैं कि एक बड़ी मतलब एक बार में 2 भैंसों का प्रहार कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बखान इनके बारे में कहा गया है। अब इनके शासन में स्थायित्व आया है तो विशेष काम होंगे। तो मेवाड़ में विशेष प्रश्न की बात कर रहे हैं, मेवाड़ में पहली बार, कौन सी बार भाई? पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। मेवाड़ में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने पहली बार मेवाड़ के सिक्के, मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए। ये जो सोने के सिक्के हैं ये थे 115 ग्रेन के। उस समय में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए और जारी करने वाले कौन है? बप्पा रावल, जो पहली बार है। मुख्य प्रश्न ये बनता है मेवाड़ में पहली बार। हाँ, अगली बात करें, 115 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी करने के अलावा नेक्स्ट हम बात करें, यानी कि अब ऐसा होगा कि चित्तौड़ को प्रथम विजेता कौन है? मेवाड़ के या गोहिल वंश का पहला शासक कौन है जिसने चित्तौड़ को जीता? वो पहला शासक है बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने चित्तौड़ को किससे जीता था? मान मौर्य से। यानी कि मूल रूप से चित्तौड़ इनका दुर्ग नहीं है, पर जीतकर इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाई। इन्होंने पहली राजधानी किसको बनाई थी? नागधा को। ठीक है, और पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। बप्पा रावल के 753 में मृत्यु हुई, तो बप्पा रावल की छत्री बनी है, छत्री कह सकते हैं, समाधि कह सकते हैं। और वो कहाँ बनी है? नागदा में। कहाँ बनी है भाई? नागदा में। तो देखो कुछ सिंपल से सीधे सीधे प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है। पहली बात, बप्पा रावल के बाद के सभी शासक स्वयं को राज्य का दीवान मानते हैं। शासक नहीं मानते, दीवान है, क्योंकि वास्तविक शासक किसे मानते हैं? एकलिंग नाथ को। एकलिंग नाथ का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। तो बप्पा रावल क्या है? उपाधि। बप्पा रावल उपाधि है, तो इस उपाधि को देने वाले, इस बप्पा रावल उपाधि को देने वाले उनके गुरु हैं, और उनके गुरु का नाम क्या है? हरित ऋषि। उनके गुरु की सेवा करते करते जब वो उनके गुरु की गाय चराया करते थे, तब जंगल में उन्हें एकलिंग नाथ की मूर्ति मिली, और उस मूर्ति को उन्होंने कैलाशपुरी में स्थापित करवा दिया, जो इनके कुलदेवता हैं। जबकि इनकी कुलदेवी कौन है? बाण माता। कुलदेवता से आशीर्वाद लेकर ही शासन करते हैं। आशीर्वाद लेने को कहते हैं आस का लेना। उन्हीं गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीता तो चित्तौड़ के शासक मान मौर्य, और राजधानी किसे बनाया? नागदा को, जो पहली राजधानी है। मेवाड़ में पहली बार सोने के सिक्के भी जारी किए। तो ऐसे कुछ प्रश्न, विशेष प्रश्न आते हैं। हम एक छोटा सा प्रश्न और निकालते हैं। एक इतिहासकार है C.V. वैद। C.V. वैद। C.V. वैद ने इनका नाम माना है कि इनका वास्तविक नाम है चार्ल्स मादित्य। क्या नाम माना भाई? चार्ल्स मादित्य। ये बप्पा रावल का वास्तविक नाम माना है। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। बप्पा रावल के बाद अब कुछ ऐसे शासक आएंगे जिनका वंशक्रम या कालक्रम है वो निश्चित नहीं होगा कालक्रम। तो उन शासकों की बात करें, बप्पा रावल के बाद प्रसिद्ध शासक आते हैं अलहट। प्रसिद्ध शासक कौन आते हैं भाई? अलहट। अलहट की एक 2 या 3 प्रश्न है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, अलहट के काल में सबसे पहला काम जो है वो क्या हुआ? अलहट के काल में हूण आक्रमण हुए। हूण आक्रमण, ये एक विदेशी जाति है जो लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत के अनेक रियासतों पर आक्रमण करती है। तो मेवाड़ पर पहली बार विदेशी जाति हूण जाति ने आक्रमण किया। इस समय राजा कौन था? अलहट। अब देखो, आक्रमण कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं, या तो डटकर मुकाबला करो, या ऐसा लग रहा है कि मुकाबला न करो
तो स्थान परिवर्तन करो, सुरक्षित स्थान की खोज करो। ऐसे ही अलहट ने, अब देखो इनको एक एक कड़ी को जोड़ते चलते हैं। हूण आक्रमण से आगे जोड़ेंगे। हूण आक्रमण के प्रभाव से प्रभावित होकर अलहट ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। तो अपनी राजधानी का परिवर्तन किया, देखो क्या परिवर्तन किया। हूण आक्रमण से सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। हाँ भाई, आहड़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी। देखेंगे ध्यान से, मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा, बनाने वाले बप्पा रावल। दूसरी राजधानी कौन है? आहड़। और आहड़ को बनाने वाले कौन हैं? अलहट। यानी कि हम इसे कह सकते हैं मेवाड़ की दूसरी राजधानी। हो सकता है ऐसे क्रम से 2-3 राजधानियों का नाम पूछ ले, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 4 या 5 का हम लगातार क्रम से लेकर चलेंगे। आहड़ को अपनी राजधानी बनाए, लेकिन राजधानी सुरक्षित है। अब आहड़ में इन्होंने, देखो हम भी ये जानते हैं कि कहीं भी छोटा सा गांव भी बसेगा, छोटा सा कस्बा भी बसेगा, तो वहाँ मंदिर वंदिर बनेंगे, धार्मिक केंद्र बनेंगे, जबकि ये तो राजधानी है। तो यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का नाम है जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने? अलहट ने। कहाँ करवाया? आहड़। पहली बात, इसके काल में हूणों के आक्रमण हुए, इसकी वजह से वो आहड़ पहुंच गए, आहड़ को राजधानी बना लिया और अपनी राजधानी में जगत अंबिका मंदिर का क्या करवाया भाई? निर्माण करवा दिया। तो 3 विशेष सिंपल प्रश्न। अब भी राजधानी चेंज करने के बाद भी हूण माने या न माने वो उनकी बात है। हो सकता है नई राजधानी पर भी हूण जाति के लोग आक्रमण करते रहे, तो बचाव का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। बहुत सारे जब हम खोज करेंगे, जब हम दिमाग लगाएंगे, तो कोई ना कोई हमें आगे बढ़ने का रास्ता जरूर प्राप्त होगा। तो देखिए क्या रास्ता प्राप्त होता है। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या कर लिया? विवाह। अब करो आक्रमण। यानी कि अपने राज्य के बाहर डेरा लगा हुआ है, उस डेरे में भेष बदल कर जाया करते थे। जब भी जाते थे तो हरिया देवी से संपर्क होता था, और संपर्क होते होते संपर्क हो गया और हरिया देवी से विवाह कर लिया। जब हूणों को पता लगा कि अपनी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लिया, तो उन्होंने इसे सुलह मानकर और इसको एक समाधान मानकर यहाँ से चले गए। तो हरिया देवी से विवाह कर लिया, इसे हम कहेंगे राजस्थान का। कहाँ का भाई? राजस्थान का। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, ये कहेंगे। और करने वाले कौन है? अलहट। हूण राजकुमारी है, विदेशी राजकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अलहट के काल में, या अलहट ने सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। अपने शासन की शक्तियां अपने हाथ में रखना राजतंत्र है, तानाशाही है। अलहट पहले व्यक्ति हैं जो अपनी शक्तियां अपने अधीनस्थों को बांट रहे हैं, और शक्तियों को बांटकर शासन करना ही नौकरशाही है। तो अलहट ने सर्वप्रथम राज्य में नौकरशाही की स्थापना की। इस नौकरशाही का आगे जाकर जब मारवाड़ में पढ़ेंगे तो सर्वाधिक विकास, नौकरशाही का सर्वाधिक विकास। 2 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न बना नौकरशाही की शुरुआत करने वाले राजा कौन है? अलहट। और नौकरशाही का सर्वाधिक विकास किस राजा के काल में हुआ? तो वो राजा है राव जोधा। मारवाड़ के राजा राव जोधा, जिनके काल में नौकरशाही पूर्ण रूप से विकसित हुई। कैसे विकसित हुई? पूर्ण रूप से। हाँ, तो फिर देख लें। अलहट पहला प्रश्न है,
इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ। दूसरा प्रश्न, इसने इसकी वजह से आहड़ को क्या बनाया, राजधानी, और वहीं पर जगत अंबिका का मंदिर बनवाया। कई जगह वराह मंदिर भी मिलता है कुछ किताबों में, पर यह जगत अंबिका है। फिर हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। यही नौकरशाही का सर्वाधिक विकास राव जोधा के काल में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्यातों में, ख्यात होती हैं, जैसे हम बात करते हैं नैनसिरी ख्यात, इस प्रकार से ख्यातों में अलहट को आलू रावत, ख्यातों में अलहट को क्या नाम दिया गया है, आलू रावत। देखो हम यहाँ पर इनका कोई कालक्रम ऐसा निश्चित नहीं होगा, यह आगे जाके निश्चित होगा। अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, सामान्य शुरुआत से पहुँच रहे हैं। तो ख्यातों में से किस नाम से जाना जाता है, आलू रावत। इस प्रकार से हमारे पास दो शासक हुए, एक शासक कौन, बप्पा रावल, और एक शासक कौन है, अलहट। आप इसे ध्यान से देखें। हम पढ़ेंगे 3-4 छोटे छोटे शासक, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए इस समय हम पढ़ते हैं एक शासक, शासक का नाम है शक्ति सिंह। क्या नाम है भाई, शक्ति सिंह। अब देखो नाम देखो शक्ति सिंह, लेकिन अभी तक जितने शासक हुए हैं उनमें से कमजोर साबित हुए। इसका कोई उदाहरण हमें मिलेगा शक्ति सिंह के काल में, क्या विशेष प्रश्न है, ऐसा एक प्रश्न मिलेगा। तो देखिए शक्ति सिंह के काल में क्या प्रश्न मिलता है। इसके काल में पहला प्रश्न मिलता है, इसके काल में मूंज परमार, मूंज परमार। आप समझें, शासक का नाम है मूंज और वंश क्या है, परमार। परमार वंश के राजा मूंज ने, मूंज परमार ने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जीत लिया। ये लो, एक शासक ने चित्तौड़गढ़, एक शासक ने चित्तौड़गढ़ अपने अधीन किया और एक के काल में चित्तौड़गढ़ चला गया। तो चित्तौड़गढ़ को या चित्तौड़ को अपने अधीन किया वो राजा है बप्पा रावल, और जिसके काल में चित्तौड़ गया वो राजा कौन है, शक्ति सिंह। इन्हीं शक्ति सिंह की बात करें आगे, अब मूंज परमार का वंशज या इसका वंशज, मूंज परमार का वंशज नाम है भोज परमार। क्या नाम है भाई, भोज परमार ने चित्तौड़ में, भोज परमार ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। पर ध्यान रखें, मंदिर बनते जा रहे हैं। अभी जगत अंबिका मंदिर बना था, अभी त्रिभुवन नारायण मंदिर बन रहा है, एकलिंग नाथ का मंदिर बना था। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो गुहिल वंश के शासकों ने नहीं बनवाया था, तो ये किस वंश के शासक बनवा रहे हैं, परमार वंश के। परमार वंश के शासक भोज परमार ने ये मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा इस भोज परमार ने और क्या करवाया था, इसने नागदा में, कहाँ भाई, नागदा, नागदा में एक तालाब बनवाया था। तालाब का नाम था भोजासर तालाब। क्या नाम है भाई, भोजासर तालाब। किसने बनवाया है, भोज परमार ने। शक्ति सिंह के बाद में हम अगली बात करें अगले शासक की। शक्ति सिंह के बाद में शासक आया, शासक का नाम था रण सिंह। छोटे छोटे शासक हैं, तो देखते हैं रण सिंह के काल में क्या बात थी। रण सिंह के काल में विशेष बात ये थी कि साम्राज्य या गोहिल वंश, कौन सा वंश भाई, गोहिल,
गुहिल वंश दो भागों में बटा, दो भागों में बटा। देखते हैं वो कौन से दो भाग है, कैसे कैसे बटा। तो दो भागों में बटा, इसका मतलब दो आदमी होंगे ऐसे बांटने वाले। तो इसके रणसिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? दो। दो पुत्र, एक का नाम है श्याम सिंह। एक का नाम क्या है भाई? श्याम सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था राहत। अब इन दो व्यक्तियों ने गुहिल वंश में दो शाखाओं को शुरू किया। तो देखिए क्या शाखा शुरू की? श्याम सिंह रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल। यहां प्रश्न बनेगा, रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला गुहिल शासक कौन है? उत्तर बनेगा श्याम सिंह। श्याम सिंह किसका पुत्र है? रणसिंह का। तो रणसिंह के काल में एक ही प्रश्न था कि गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया। दो शाखाओं में रणसिंह का बड़ा पुत्र श्याम सिंह रावल शाखा और छोटा पुत्र राहब। राहब जो है उस शाखा का भी नाम क्या है? राहब शाखा। यहाँ दो प्रश्न बन गए, रावल शाखा भी और रावल शाखा के अलावा उपाधि। रावल की उपाधि वाला पहला शासक। इस प्रकार से श्याम सिंह के काल की घटनाक्रम बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट शासक। श्याम सिंह को ही नेक्स्ट मान के चलते हैं। श्याम सिंह। श्याम सिंह के भी दो पुत्र, रणसिंह के दो पुत्र श्याम सिंह और राहब। श्याम सिंह राजा बना कौन सी शाखा का? रावल शाखा का। अब इसके भी दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह। एक पुत्र का नाम है सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम है कुमार सिंह। एक पुत्र है सामंत सिंह और दूसरा पुत्र कौन है भाई? कुमार सिंह। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया। पहले बार हम शासक पढ़ रहे थे गुहिल, जो गुहिल वंश का संस्थापक, फिर बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, फिर अलहट जिसने पहली बार नौकरशाही की शुरुआत की, फिर उसके बाद में अलहट के बाद शक्ति सिंह के काल में चित्तौड़ पुनः चला गया। शक्ति सिंह के बाद रणसिंह, गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया। रणसिंह के बाद श्याम सिंह, दो पुत्र हैं। सामंत सिंह की बात चल रही है। सामंत सिंह ने तराइन के युद्ध में भाग लिया। ये प्रश्न बनेगा, तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, इस तराइन के युद्ध में मेवाड़ का कौन गुहिल शासक शामिल था? जैसे 1191 1192 के तराइन के युद्ध हुए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। उस युद्ध में शामिल कौन था? सामंत सिंह। ठीक है। दूसरा पुत्र है कुमार सिंह। कुमार सिंह के समय तक आते आते चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हालत बिल्कुल दयनीय होती चली गई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो इन दो में से श्याम सिंह राजा बना, इन दो में से सामंत सिंह शासक बना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। हाँ, तो नेक्स्ट बात करें। फिर एक शक्तिशाली शासक आता है, राजा का नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का कालक्रम भी सुनिश्चित रूप से हमें मिल जाता है 1213 से 1253। 1213 से कितना है भाई? 1253। तो देखिए सुनिश्चित कालक्रम क्या मिलता है, इसका अध्ययन करते हैं, एक एक बात का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, जैत्र सिंह के काल में इल्तुतमिश, कौन है भाई? इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का शासक, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लगातार आक्रमण किया। इल्तुतमिश को लग रहा था कि ये एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो इल्तुतमिश ने इसके काल में लगातार आक्रमण किया। उन आक्रमणों का समाधान ये हुआ कि भूताला का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध भाई? भूताला।
भूताला का युद्ध कब हुआ देखते हैं। 1226-27 1226-27 में भूताला का युद्ध हुआ। अब प्रश्न ये बनता है कि भूताला कहाँ है, तो भूताला है कहाँ, राजसमंद। भूताला कहाँ है भाई, राजसमंद। अब प्रश्न आप समझ गए होंगे भूताला का युद्ध किन के बीच था। एक तरफ जैत्र सिंह, या हम समझ लेते हैं एक तरफ तो कौन है, जैत्र सिंह, और दूसरी तरफ कौन है, इल्तुतमिश। इस युद्ध में एक तरफ जैत्र सिंह, एक तरफ इल्तुतमिश। जैत्र सिंह की क्या हो गई, जीत। जैत्र सिंह की जीत हुई। जैत्र सिंह के इसमें दो सेनापति प्रसिद्ध हैं जिनका नाम कुछ परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। एक सेनापति का नाम है बालक और एक सेनापति का नाम क्या है, मदन। बालक और मदन, ऐसा परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब भूताला के युद्ध से ये समस्या का समाधान हो गया, इल्तुतमिश वाली समस्या का समाधान हुआ। अब ये समाधान हुआ तो और देखें क्या क्या होता है। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की वजह से या इल्तुतमिश के लगातार आक्रमण के कारण इसने चित्तौड़ को परमारों से जीता। आपने अभी अभी देखा होगा, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि शक्ति सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ जो है उसे परमार वंश के राजा मूंज ने जीत लिया, तो लगातार परमारों के पास ही रहा। पर परमारों से पुनः जीतने वाले जो शासक हैं वो कौन है, जैत्र सिंह। चित्तौड़ को परमारों से जीता और राजधानी बनाया। और क्या बनाया भाई, राजधानी। अब आप राजधानी राजधानी पढ़ते पढ़ते तीसरी राजधानी पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं भाई, तीसरी राजधानी। पहली राजधानी है नागदा, बप्पा रावल ने बनाई। दूसरी राजधानी है आहड़, अलहट ने बनाई। तीसरी राजधानी है चित्तौड़, और किसने बनाई, जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं भाई, दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं जैत्र सिंह के बारे में, और क्या कहते हैं, कहते हैं इनका काल मध्यकाल में मेवाड़ का स्वर्ण काल था। इनका काल मध्यकाल में मेवाड़ का क्या था भाई, स्वर्ण काल। ऐसा कहते हैं कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। इनकी पुस्तक का नाम, दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम था अर्ली चौहान डायनेस्टी, जिसमें चौहान वंश का अधिकतम उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बाद में हम बात करें, इसके पुत्र जैत्र सिंह के पुत्र शासक बनते हैं। इसका नाम था तेज सिंह। क्या नाम भाई, तेज सिंह। तेज सिंह 1253 से 1273, 1253 से 1273 ये जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह की चर्चा करें हम, पहली बात है तेज सिंह की। तेज सिंह की पत्नी का नाम है जैतल दे। क्या नाम है भाई, जैतल दे। अब पत्नी का नाम और को तो किसी का पढ़ नहीं रहे, इसी का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक प्रश्न बनता है। तो प्रश्न है, जैतल दे ने चित्तौड़ में, जैतल दे ने क्या किया था, चित्तौड़ में मंदिर बनवाया था। मंदिर का नाम है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। क्या नाम है भाई, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो तेज सिंह के काल में तेज सिंह की पत्नी जैतल दे ने चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया। आप पीछे से देखते आएंगे 2-3-4 मंदिरों का निर्माण हुआ है जो मेवाड़ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे एकलिंग जी का मंदिर, जगत अंबिका का मंदिर, ठीक है, और उसके अलावा ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ऐसे कुछ मंदिर बन गए। तेज सिंह के काल में नेक्स्ट मेवाड़ का पहला
चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ बना। तेज सिंह के काल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ बना। ये चित्रित ग्रंथ कौन है? इसका नाम है श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है जो तेज सिंह के काल में बना है और इसके लेखक कमल चंद। लेखक कौन है भाई इसके? कमल चंद। इस प्रकार से हम पढ़ते पढ़ते आज गोहिल से बप्पा रावल से पढ़ना शुरू किया। अलहट, शक्ति सिंह, रण सिंह, शेम सिंह, सामंत सिंह और इसके अलावा जयत्र सिंह, फिर जैत सिंह के पुत्र कौन? तेज सिंह। और अब हम पढ़ेंगे तेज सिंह के पुत्र समर सिंह। तेज सिंह के पुत्र कौन भाई? समर सिंह। समर सिंह। हाँ देखिए ध्यान से, समर सिंह का कालक्रम 1273 से और है 1301। लगभग हम रतन सिंह के पास पहुंच रहे हैं। रतन सिंह वो अलाउद्दीन खिलजी वाला प्रकरण, रानी पद्मावती वाला प्रकरण। तो इसके काल में पहली घटना क्या घटी? पहली घटना घटी थी 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान हुआ था। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ अभियान नहीं हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गुजरात जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे ही मुलाकात की थी रास्ते के लिए कि चित्तौड़गढ़ से होकर जाएं। तब समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर लिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये छोटी छोटी रियासतों के राजा मुझसे कर ले रहे हैं जबकि मैं दिल्ली का राजा हूँ, ऐसे काम तो कैसे चलेगा। इसलिए इनको जीतकर सबको अपने अधीन करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। समर सिंह के बारे में कुंभलगढ़, देखो कुंभलगढ़ बना नहीं है, आगे बनेगा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह के बारे में लिखा है, शत्रुओं का अपहर्ता, शत्रुओं का अपहरणता, ऐसा लिखा मिला है। कौन सी में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ये इसी वजह से लिखा गया है, बाकी इन्होंने कोई जीता उता कुछ भी नहीं था। इनके भी 2 पुत्र थे। कितने पुत्र भाई? 2 पुत्र थे। तो एक पुत्र का नाम कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण क्या किया? नेपाल चला गया। दूसरा पुत्र कौन है? रतन सिंह। तो हमारा जो नेक्स्ट शासक होगा वो कौन होगा? रतन सिंह। हाँ, तो इनको आप जब वीडियो को देखते समय आप देखेंगे, इनको क्रम से ला सकते हैं, बिल्कुल क्रम से हैं, एक एक राजा के काल में क्या क्या काम हुए। नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे हम रतन सिंह की। धन्यवाद।